वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारी केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास। आपको पता है ये क्लास आपके चंडीगढ़ पीआरटी और इसके साथ साथ मान लो अगर आप अपकमिंग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको पता है इससे पहले मैं आपको बहुत सारी केमिस्ट्री की क्लासेस करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, मैंने सारा सितंबर मंथ का करंट अफेयर जो है वो आपका तैयार कर दिया है। तो कल या परसों में आपको सितंबर करंट अफेयर की कंप्लीट पीडीएफ जो है वो देखने को मिल जाएगी। अराउंड 30 पेजेस के अराउंड है वो आपकी पीडीएफ, और उसमें सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सितंबर मंथ का करंट अफेयर जो था वो सारा मैंने ऐड किया है। जैसे एशियन गेम्स हैं, साथ में नोबेल प्राइज है, ठीक है, और बाकी जितनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक है, सबका सब मैंने उसमें मेंशन किया है। इससे पहले G20 में आपको करा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। G20 कंप्लीट करा दिया, आदित्य L1 मिशन कंप्लीट कराया मैंने, चंद्रयान कंप्लीट करा रखा है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, तो हमारा पुराने सिलेबस में ऐड है। अब इसको बताने का मोटिव भी ये है कि मैंने आपको 49 रुपीज में एसएसटी और इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके के नोट्स अवेलेबल कराए थे, ठीक है। ये जब इसमें मैं ये आपकी करंट की पीडीएफ ऐड करूंगी ना, उसी दिन से इसका प्राइस जो है वो 99 रुपीज हो जाएगा। अगर किसी का मन करे लेने का तो इससे पहले पहले ले सकता है, 1 या 2 दिन का ही टाइम है आपके पास में। अदरवाइज करंट अफेयर ऐड करने के बाद आपको ये पीडीएफ जो है वो 99 रुपीज में अवेलेबल होगा। जिसने पहले से ले रखा है ये 49 में, उनको उनके फोल्डर में ये अपने आप ही ऐड हो जाएगा, उनको दोबारा परचेज करने की नीड नहीं पड़ेगी। बट जिन्होंने परचेज नहीं किया है तो उनके लिए कह रही हूं मैं, जिस दिन क्लास कराऊंगी उसी दिन से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो जिसने लेना हो, ये परचेज करना हो, वो एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप डाउनलोड करेगा और वहां से इसको परचेज कर लेगा। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं आपकी क्लास को। यहाँ पर लिखा है मैंने वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि संयोजकता और रासायनिक बंधन। आपको पता है अलग अलग केमिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, तो उसे क्या कह देते हैं हम, केमिकल बॉन्ड कह देते हैं। यहाँ पर पढ़ लेते हैं, किसी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइनिंग पावर होती है उस एलिमेंट की क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है, यानी कि उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे मान लो कोई भी केमिकल है वो दूसरे केमिकल के साथ में, या कोई एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ में कितने स्ट्रांगली बॉन्ड बना रहा है, वही उसकी क्या होगी, वहां पर वैलेंसी कहलाई जाएगी। बोर बरी योजना के अनुसार किसी परमाणु का जो लास्ट वाला जो सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और यही क्या कहलाता है, अष्टक कहलाता है। आपने देखा होगा लास्ट में जो 8 नंबर है वो कंप्लीट होना जरूरी होता है। मान लो अगर लास्ट में 6 है, 7 है, 5 है, तो इस तरीके से ना उसे किसी दूसरे एलिमेंट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ते हैं, तो जाकर उसका जो सेल है वो कंप्लीट होता है। पर ये कंप्लीट होना चाहिए तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें शामिल होने चाहिए। यही क्या कहलाता है, अष्टक का नियम कहलाता है। अष्टक पूरा होने पर एलिमेंट केमिकली क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर जब उसका 8 वाला जो सर्कल पूरा हो जाएगा उसके बाद जो केमिकल है वो कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब स्टेबल इसीलिए होगा, ना तो वो किसी को अपना बॉन्ड देगा ना ही किसी से अपना बॉन्ड लेगा। अगर मान लो उसके पास कुछ कम इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना बॉन्ड दे भी सकता है और किसी से ले भी सकता है, तो वो क्या है, तब तक के लिए अनस्टेबल है। बट अगर वो अपना जो भी एलिमेंट है जो ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, केमिकली अनस्टेबल होगा। बट जब वहां पर उसका जो 8 वाला सर्कल है लास्ट वाला वो कंप्लीट हो जाता है, तब उसे हम क्या कह देते हैं, एलिमेंट केमिकली स्टेबल हो गया है। किसी एलिमेंट के परमाणु द्वारा अपना अष्टक पूरा करने के लिए ग्रहण किए गए और त्याग किए गए और साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस एलिमेंट की क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो अब यहाँ पर मान लो 8 है, ये लास्ट वाला सेल होता है, मान लो यहाँ 7 था तो ये क्या करेगा, अपने ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि 7 देना मुश्किल है और 1 लेना आसान है। अगर मान लो यहाँ इसके पास 5 है तो भी क्या करेगा, ये 3 ले लेगा। अगर मान लो इसके पास बहुत कम है तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक है। तो इनके बीच में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है वही क्या कहलाती है, इसकी वैलेंसी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अष्टक पूरा करने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर,
तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो क्या होते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अदरवाइज वो क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है। आ गया यहाँ तक का समझ में। यहाँ पर मैंने लिखा है किसी परमाणु के द्वारा अपना जो अष्टक है, जो लास्ट का सेल है, उसको पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहा है, जिन इलेक्ट्रॉन्स का वो त्याग कर रहा है, और उनके बीच में जो पार्टनरशिप हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उनकी जो संख्या है उस इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। अष्टक पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या होते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई होप यहाँ तक का समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या 4 से कम है तो उसकी वैलेंसी क्या कहलाएगी, 4 कहलाएगी। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो संख्या है वो 4 है या फिर 4 से कम है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे है, तो इसकी वैलेंसी अधिकतम क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। लेकिन अगर यहीं पर 4 से ज्यादा है और 8 के बीच में है, 4 to 8 के बीच में है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेंट। ऑक्टेंट को पूरा करने के लिए, यानी कि जो अष्टक है उसको पूरा करने का क्या प्रोसेस है। यहाँ पर मैंने लिखा है किसी अन्य परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग। यहाँ पर अगर मान लो अष्टक का नियम इसको पूरा करना है तो ये क्या करेगा, अपने यहाँ पर क्या करेगा, ये किसी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। ठीक है, या फिर क्या कर सकता है, किसी से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो यही क्या होता है, प्रोसेस होता है अपने ऑक्टेंट को पूरा करने का। अब यहाँ पर लिखा है जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो इसका हम जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6 आएगा, ऐसे ही लिखते हैं हम इसको। तो यहाँ पर कितने की कमी रह गई है, 2 की कमी रह गई है। तो ये यहाँ पर मैंने कैल्शियम का एग्जांपल लिखा है, इसका जो नंबर है वो 20 होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2, 8, 8 और 2। अब यहाँ पर देखो, इसका यहाँ पर अष्टक पूरा हो रहा है लेकिन इसके पास 2 एक्स्ट्रा हो गए, तो अब ये 2 क्या करेगा, इसे दे देगा, ऑक्सीजन वाले को दे देगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन का जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो ये भी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन था वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो लास्ट का ऑक्टेव है यानी कि अष्टक है वो क्या हो गया, यहाँ पर पूरा हो गया है। अब यहाँ पर देखो, अगर इसने इसको दिया है तो इसके पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये दे रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भी पता होगा, आप किसी से पैसे उधार लेते हैं तो आपके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, आप उसके ऋणी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप पैसा दे रहे हैं किसी को तो आपके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रहता है ना। तो ऐसा ही इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में भी है। इसके बाद वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस मैंने आपको पढ़ाई थी, इनर्ट गैसेस मैंने आपको पढ़ाई थी, तो इसमें हम उनकी वैलेंसी के बारे में भी जानने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। तो यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर नोबल गैसेस लिखी हैं और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। नोबल गैसेस जो है इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमेशा कंप्लीट होते हैं, ये अष्टक के नियम को फॉलो कर, मतलब यहाँ पर जो इनका लास्ट वाला जो ग्रुप होगा ना वो हमेशा अष्टक के नियम को फॉलो करता हुआ होगा। इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेने की नीड नहीं होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला लिखा है हीलियम। हीलियम का 2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ 2 ही आएगा। नियोन की बात कर लेते हैं तो नियोन 10 नंबर पर है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको जब हम डिवाइड करके लिखेंगे तो 2 और 8 के थ्रू लिखने वाले हैं, तो इसका नंबर कितना है, 10 है। अगर हम यहाँ पर आर्गन की बात करते हैं तो आर्गन का नंबर कितना है, 18 है। इसको हम 18 को कैसे लिखेंगे, 2, 8 एंड 8, 2 और 8 10 और 8 18। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पर मूव करते हैं। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का 36 होता है, तो इसको हम 2, 8, 18, 8 ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही जीनोन का है, जीनोन 54 है, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 2, 8, 18, 18, 8। इसके बाद 86 का है यहाँ पर, ये भी इसी तरीके से, रेडोन का है ये। अब यहाँ पर हीलियम देखा होगा आपने, हीलियम क्या है, 2 है, तो अब ये क्या कर सकता है, 2 किसी को दे भी सकता है और अपने पास में 2 किसी से ले भी सकता है। तो हीलियम जो इसको फॉलो नहीं करता। बाकी भी जो है उनके कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसेस के परमाणु की अंतिम संख्या में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, और सभी की वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। सभी की वैलेंसी 0 है। अब ये 0 कैसे होगी, क्योंकि ना तो किसी से ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या है, 0 है। अब यहाँ पर वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक परमाणु का आउटर सेल उसका क्या कहलाता है, संयोजी कोश कहलाता है। मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इसके
परमाणु का जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसका संयोजी कोश कहलाता है, तथा सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उस लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएंगे, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एलिमेंट्स के चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, हम ना यहाँ पर एक डॉट लगाते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे मान लो उसके जो चारों ओर जो आवरण होता है उसके अराउंड कोई डॉट लगाया जाएगा, जैसे 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, उसका यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके इक्वल क्या लग जाता है, लास्ट में डॉट लगा देते हैं हम, और डॉट लगाकर उसको हम क्या कहते हैं, क्या इसका लेविस सिंबल है, तो उसे हम लुईस सिंबल, लेविस सिंबल के नाम से जानते हैं, लुईस प्रतीक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो यहाँ अगर हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ये सोडियम है। ठीक है, सोडियम में क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सोडियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और इसका सिंबल क्या होता है, सोडियम होता है। इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसके ऊपर एक डॉट लगाकर दिखा देंगे यहाँ पर। इसके बाद मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा और इसको हम 2 डॉट लगाकर दिखा देंगे। एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में 3 होता है क्योंकि इसका नंबर 13 होता है, तो इसको अगर हम लिखते हैं तो 2 8 3 की फॉर्म में लिखेंगे। मैग्नीशियम का 12 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 8 2 लिखेंगे। सोडियम का 11 है तो 2 8 1 लिखेंगे। अब लास्ट सेल में देखो 1 2 3 ऐसे रह गए हैं। जब ये ऐसे लास्ट में रह रहे हैं 1 2 3 करके, तो जब ये लास्ट में रहेंगे 1 2 3, तो हम क्या करेंगे यहाँ जैसे इसमें ऊपर वाले में सोडियम वाले में 1 डॉट लगेगा, मैग्नीशियम के लास्ट सेल में 2 है तो 2 डॉट लगा, एल्यूमिनियम में 3 है तो 3 डॉट, ऐसे सिलिकॉन का 4 है तो 4 डॉट, फास्फोरस का 5 तो 5 डॉट, सल्फर का 6 है तो 6 डॉट, क्लोरीन का 17 नंबर होता है आपको पता है तो 7 बचेगा तो 7 डॉट, आर्गन में 8 है तो हम यहाँ पर 8 डॉट लगाएंगे। इनको हम किस नाम से जानते हैं, लेविस डॉट्स के नाम से जानते हैं। क्या पता आपके एग्जाम में ऐसे डॉट्स लगाना आ जाए, बट पॉसिबिलिटी कम है, बस फिर भी इसको रीड कर लेना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण दोनों परमाणु परस्पर अपोजिटली चार्ज आयंस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला परमाणु क्या बन जाता है, कैटायन बन जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है वो क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा, यानी कि धनायन बन जाता है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेता है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले को हम किसके नाम से जानते हैं, कैटायन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक का समझ में आ रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, दो परमाणुओं के बीच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के परिणाम स्वरूप जो इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग होती है उसे विद्युत संयोजी या फिर आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। अब यहाँ पर जो 2 ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ से मान लो मैंने बताया था ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देकर और कैल्शियम का एग्जाम्पल देकर, अब इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ उसे हमने क्या कहा है, विद्युत संयोजी, केमिकल बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड भी हम उसे कह सकते हैं। आ गया यहाँ तक का समझ में, बहुत इजी सा टॉपिक है ये। ठीक है, और मैंने बहुत बेसिक टाइप में ही लिखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। इसके बाद आप इसको किसी भी बुक से रीड कर लेना, वैसे ही आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, बट शायद ल्यूसेंट की बुक में भी दे रखा हो तो आप ल्यूसेंट से भी इसको पढ़ सकते हैं, कहीं से भी एक बार रीड कर लेना। यहाँ से आपका एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा, इस एंड देन आप इसको कहीं से भी पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण दोनों परमाणु परस्पर क्या होते हैं, विपरीत आवेशित आयन अपोजिटली चार्ज आयन में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद ये भी जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखे हैं ये दोनों के दोनों आपके इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रख लेने। तो यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला क्या होगा, धनायन होगा, यानी कि पॉजिटिव आयन होगा, कैटायन होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन को जो त्याग देता है उसके ऊपर क्या होता है, ऋण आयन होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम उसे क्या कह देते हैं, एनायन कह देते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला क्या होता है, धनायन होता है, पॉजिटिव आयन होगा उस पर, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला, यहाँ पर क्या आएगा, त्याग करने वाला, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला आना था, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है। पहले वाले पॉइंट में क्या आएगा, ग्रहण किया है इसने, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, सॉरी 1 सेकेंड उल्टा बोल दिया मैंने, दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, पॉजिटिव आयन कब होगा, जब वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को किसी को दे रहा है, तो यहाँ पर त्याग मैंने सही लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला यहाँ पर सही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला क्या है यहाँ पर सही है, उसके ऊपर कैसा आयन हो जाएगा, पॉजिटिव आयन हो जाएगा।
लेकिन अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया है, त्याग दिया है, सॉरी ग्रहण किया है, आज मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ गया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन को उसने ग्रहण किया है, ठीक है। ग्रहण करेगा, अगर वो किसी से कुछ ले रहा है तो उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर उसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आयन आ जाएगा। अगर उसने इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है तो उसके ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, कैटायन कहेंगे। ठीक है, आ गया समझ में, कंफ्यूज मत होना, मैं ऐसे जल्दबाजी में गलत बता गई थी आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जो विपरीत आयन होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसका मतलब ये है, मान लो एक के ऊपर नेगेटिव आयन है, एक के ऊपर पॉजिटिव आयन है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये मान लो यहाँ पर आपके पास में एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे, इससे हम कहते हैं रिपेल करेंगे एक दूसरे को। कई बार ना ये ऐसे इजी सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर मान लो दो विपरीत आयन है, अलग अलग है, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अगर दोनों सेम कैटेगरी के हैं तो उनके बीच में वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, रिपेल ईच अदर। इसके बाद प्रॉपर्टीज है आयोनिक बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड जो है बाकी बॉन्ड की तुलना में स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, जो बाकी बॉन्ड्स बनेंगे उनकी तुलना में जो आयोनिक बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्रियाशील होगा। आयनिक बॉन्ड से जुड़े अणुओं का जो कवंथनांक है और इसके साथ साथ जो गलनांक है वो क्या होता है, हाई होता है। तो जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं उनसे जो जुड़े हुए अणु हैं उनका जो कवंथनांक है, यानी कि उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है, वो हमेशा कैसा रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज है। इसके बाद आयनिक या फिर इलेक्ट्रो वोलेंट बॉन्ड, आयनिक या विद्युत संयोजी। ये कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, कैटाइन भी हो सकते हैं और एनाइंस भी हो सकते हैं। ये सामान्यतः कैसे होंगे, कठोर होंगे। आयनिक चार्ज में वृद्धि के साथ तथा आयनों में मध्य दूरी कम होने के साथ उनकी कठोरता में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। बस इसको एक बार रीड कर लेना। ये यौगिक पोलर सोलवेंट जैसे जल में, अमोनिया में, इनमें क्या होते हैं, विलय होते हैं। इसके बाद नॉन पोलर, यहाँ पर ये कैसे सोलवेंट है, पोलर सोलवेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है पोलर सोलवेंट कौन से होंगे, जो जल में, लिक्विड में, ठीक है, अमोनिया में, इन सब में क्या होते हैं, विलय होते हैं, वो कैसे होते हैं, पोलर सोलवेंट होते हैं। इसके बाद नॉन पोलर की बात कर लेते हैं। तो नॉन पोलर जो है ये किसमें मतलब डिसोल्व हो जाएंगे, बेंजीन, इथर, एल्कोहल। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है नॉन पोलर सोलवेंट के, बेंजीन है, इथर है और एल्कोहल है। पोलर में क्या था, जल था, लिक्विड था, ठीक है, और अमोनिया था। इसके बाद अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, सहसंयोजी बॉन्ड की बात करते हैं, तो सहसंयोजी बॉन्ड होता है एक समान तथा विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण निर्मित बंध क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। जहां पर एक समान या फिर अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है और उनसे जो बॉन्ड बन रहा है उसे क्या कह देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कह देते हैं। आ गया समझ में, जहां पर एक कैटेगरी का या फिर डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट होते हैं उनके बीच में जो क्या बनती है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, उसे क्या कहते हैं, उनसे जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कह देते हैं या सहसंयोजी बॉन्ड कह देते हैं। इससे जुड़े सभी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से अष्टक पूरा करते हैं, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता लगभग क्या होगी, समान होती है। मतलब यहाँ पर ये 3 प्रकार के होते हैं जो ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, 3 टाइप्स का होता है। एक तो सिंगल होगा, एक डबल होगा, एक ट्रिपल होगा। अगर मान लो सिंगल है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, डबल है तो डबल ट्रांसफर होगा, ट्रिपल है तो ट्रिपल होगा। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। एक सहसंयोजक बंध यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कह देते हैं हम इसको इंग्लिश में। तो दो परमाणुओं के मध्य परमाणुओं के एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पेयरिंग होती है, उनकी साझेदारी होती है। यानी कि यहाँ पर जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो या फिर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देगा, तो इसे क्या कहेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। जैसे क्लोरीन के परमाणु में कितने हैं, 7 है, तो इसको अपना अष्टक पूरा करना है, तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको अपने 1 की नीड है, तो ये जिससे भी क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। इसके बाद सेकंड की बात कर लेते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड।
डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, अभी मैंने आपको सिंगल बताया, सिंगल में 1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है। अगर हम डबल की बात करते हैं तो डबल में हमारे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। ऑक्सीजन और कैल्शियम का एग्जांपल देकर मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर भी यही लिखा है। ऑक्सीजन के पास में 8 होगा, 8 नंबर होता है इसका। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 6 होता है। तो इसको नीड कितनी होगी, 2 की नीड होती है। तो ये 2 को क्या करेगा, कहीं ना कहीं से लेगा, तो ये क्या कर रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ऐसा ही ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में है, यहाँ पर हमें 3 की नीड होती है। यह सहसंयोजी यौगिक होता है। कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए परमाणु द्वारा निर्मित यौगिक कोवलेंट यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पर 3 का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो 3 टाइप की बॉन्डिंग बताई, सिंगल, डबल और ट्रिपल। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है H2O। जैसे यहाँ पर H क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो क्या है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर H2O की बात कर लेते हैं। तो H2 के साथ में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और हमारे पास में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट है। ऐसा ही CH4 के साथ में है, तो C क्या है, यहाँ सिंगल है और इसके साथ 4 यहाँ पर हाइड्रोजन कनेक्ट है। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है मैंने, एक परमाणु के साथ में जब अलग अलग परमाणु जुड़े होते हैं, तो ये बस ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू लिख दिया था मैंने। इनको हम सहसंयोजी यौगिक कह देते हैं, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए, कोवलेंट कंपाउंड से जुड़े हुए परमाणु द्वारा निर्मित जो कोवलेंट यौगिक होता है वो ये इसके एग्जाम्पल है। जैसे H2 इसका एग्जाम्पल है, CH4 इसका एग्जाम्पल है, CO2 एग्जाम्पल है, H2O है, CH4 है, NH3 है, C2H4 है, CCl4 है। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका जो ये आपकी क्लास थी ना, ये बहुत थोड़ी सी क्लास थी, तो मैंने कंप्लीट करा दी है। इसके बाद शायद 1-2 क्लासेस और रहेंगी केमिस्ट्री की, तो मैं कंप्लीट करा दूंगी। अगर मुझे टाइम मिलता है इसके बाद मैं बायोलॉजी स्टार्ट कर सकती हूँ, अदरवाइज आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद करंट अफेयर मैंने आपको बोला था, तो मैं आपको करंट अफेयर कराने वाली हूँ। ठीक है, और तो यहाँ पर आपका हो जाता है आज की क्लास कंप्लीट। तो आप इस क्लास को देखना मत भूलिएगा, इस क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और क्लास को देखते रहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड की हमारी क्लास होगी, जिसमें मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये आपके सभी टीचिंग एग्जाम में इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।